हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीमांत राय आपके सामने आज फिर से उपस्थित हुआ हूं अधिगम के एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। अपने पिछले वीडियो में हमने व्यवहारवादी सिद्धांतों के विषय में चर्चा की, जिसमें हमने थॉर्नडाइक को पढ़ा, पावलोव के विचारों को देखा और स्किनर के भी विचारों को समझने का प्रयास किया। आज हम लोग कोहलर के द्वारा दिए गए इस सिद्धांत के विषय में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि यह सिद्धांत उन व्यवहारवादी सिद्धांतों से अलग कैसे है। अच्छा, व्यवहारवादी सिद्धांतों को बताते समय हमने अपने पहले वीडियो में यह चर्चा की थी कि व्यवहारवादी सिद्धांतों में उन मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को रखा जाता है जो सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार को, उद्दीपकों को, पुनर्बलों को अधिक महत्व देते हैं, जबकि संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांतों में हम किसको अधिक महत्व देते हैं? हम इसमें अधिक देते हैं बुद्धि के द्वारा किए गए विश्लेषण पर, जिसमें मानसिक क्रिया या कह सकते हैं बौद्धिक क्रियाओं का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसमें हमारा बौद्धिक पक्ष अधिक सक्रिय होता है, या कह सकते हैं कि इसमें हमारी कर्म इंद्रियों के स्थान पर ज्ञान इंद्रियां अधिक सक्रिय होती हैं। तो इस क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे कोहलर के द्वारा दिए गए अंतर्दृष्टि सूझ के सिद्धांत को। तो इस सिद्धांत को देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो कोहलर। इस सिद्धांत को किसने दिया है? तो इस सिद्धांत को कोहलर ने दिया है, जो एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। तो एक चीज कंफर्म हो गई कि अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। और कोहलर एक किस प्रकार की विचारधारा वाले मनोवैज्ञानिक हैं? तो वो एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। अब इनकी विचारधारा क्या थी, इसको समझने के लिए उनकी विचारधारा का जो ये नाम है गेस्टाल्टवादी, इस शब्द को समझते हैं। गेस्टाल्टवाद एक जर्मन भाषा का शब्द है। ये जर्मन भाषा का ही शब्द है और हम उसे एज इट इज इस्तेमाल करते हैं, न तो हिंदी भाषा में और न ही आंग्ल भाषा में इसका कोई रूपांतरण हो पाया है। तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि गेस्टाल्टवाद का मतलब क्या होता है। तो गेस्टाल्ट का जो मतलब होता है वो होता है समग्र, समग्र या कह सकते हैं पूर्ण। यानी कि यह सिद्धांत देने वाले कोहलर, और कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे, जो कि जर्मन भाषा का एक शब्द था। और इस शब्द का मतलब क्या है? गेस्टाल्ट शब्द का मतलब, गेस्टाल्ट शब्द का मतलब है समग्र अथवा पूर्ण। यानी कि इस प्रकार के अंदर के जितने भी मनोवैज्ञानिक आएंगे, वे सभी के सभी मनोवैज्ञानिकों का मुख्य जोर किस पर होगा? समग्रता पर होगा, पूर्णता पर होगा। सवाल उठता है किस चीज की? तो अधिगम की प्रक्रिया में सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है? एक समस्या आती है। उस समस्या के समाधान के लिए एक व्यक्ति क्या करता है? सीखना प्रारंभ करता है। तो सीखने की उस प्रक्रिया में इन्होंने समग्र और पूर्ण का इस्तेमाल किया है। कोहलर का मानना था कि अगर अधिगम की प्रक्रिया में हम समस्या का समग्र प्रत्यक्षण करेंगे, तभी उस संपूर्ण समस्या का हम उचित समाधान कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कोहलर ने अपने अधिगम के सिद्धांत में सबसे ज्यादा जोर किस चीज पर दिया है? तो दिया है उन्होंने समग्र प्रत्यक्षण पर। ये एक नया टॉपिक है, या कह सकते हैं एक नया तथ्य जो आपके सामने आया है, समग्र प्रत्यक्षण। समग्र मतलब पूर्ण, पूरा। प्रत्यक्षण को अभी हम समझेंगे। अच्छा, इस सिद्धांत को देने वाले जो कोहलर थे, उन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? एक चिंपैंजी जिसका नाम क्या था? सुल्तान। सुल्तान नामक चिंपैंजी को उन्होंने एक द्वीप था, केनारी द्वीप, केनारी द्वीप समूह पर उन्होंने इस प्रयोग को किया था, जिसमें उन्होंने सुल्तान को एक पिंजड़े में बंद कर दिया। एक चौकोर इस तरह का एक पिंजड़ा था और उसकी छत से ऐसे केले को लटका दिया उन्होंने। प्रारंभ में जब उस सुल्तान ने उस केले को देखा, यानी कि समस्या फेस की कि ऊपर केला लगा है, जिसके प्रति वो आकर्षित हुआ। समस्या यह थी कि वो थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन चूंकि चिंपैंजी प्रवृत्ति में उछलने कूदने वाली एक जाति है, या कहते हैं एक जानवर होता है जिसके अंदर उछलने की क्षमता होती है। तो उसने क्या किया? प्रारंभ में उस केले को प्राप्त करने के कई प्रयास किए। अपने बहुत सारे प्रयासों में वह असफल रहा। जहां तक उसको यह समझ में आ रहा था कि केले को प्राप्त करना बहुत ही आसान है, ये तो हम तुरंत ही कूदेंगे और प्राप्त कर लेंगे, तब तक वो क्या कर रहा था? तब तक वो व्यवहारवादियों की तरह उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया कर रहा था। उद्दीपक क्या था? केला। अनुक्रिया क्या था? कूदना। लेकिन जिस समय उसे यह समझ में आ गया कि वो हमारे क्षेत्र से ऊपर है, हमारी पहुंच से ऊपर है,
उसी क्षण उसने क्या किया, उसी क्षण वो हार मानकर इसी कमरे के कोने में बैठकर सोचना प्रारंभ कर दिया। और वो क्या सोच रहा था? वो ये नहीं सोच रहा था कि मैं केला नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं, वो ये सोच रहा था कि इस केले को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और उसी क्षण उसने क्या किया था, उस क्षण उसने केले के साथ ही साथ उस संपूर्ण परिस्थिति में उपस्थित छोटे छोटे उद्दीपकों के विषय में चिंतन करना शुरू किया। तो चिंतन करने से पहले उन छोटे उद्दीपकों की पहचान करनी आवश्यक है। अभी तक तो केले को देख रहा था, जब नहीं प्राप्त कर पाया तो उसका दिमाग, उसका ध्यान कहां गया, बॉक्सेस के ऊपर, जो उस कमरे के नीचे बॉक्स रखे हुए थे, जिन बॉक्सों में कोहलर ने उन केलों को भरकर वहां तक वो पहुंचाया था, वो बॉक्स उसी कमरे में पड़े हुए थे। अब उस चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था, उसने क्या किया, अब उसके मस्तिष्क में केवल केला नहीं था, अब वो उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया भी नहीं कर रहा था, बल्कि वो उद्दीपक को देख रहा था। देखना मतलब आंखों की सहायता से वो देख रहा था। आंख एक ज्ञान इंद्रिय है। अब क्या हुआ, उसकी आंखों ने केले को देखा, बॉक्सेस को देखा, और उसका क्या किया, उसका प्रत्यक्षण किया। इन उद्दीपकों को, जो ये बाहर उद्दीपक थे, उनको देखा, और वो दृश्य इंद्रिय के रूप में, वो संवेदना के रूप में, दृश्य संवेदना के रूप में वो सूचनाएं कहां पहुंच गई, उसके मस्तिष्क में। अब वो क्या कर रहा है, उन केलों को देखकर, उन बॉक्सों को देखकर चिंतन मनन कर रहा है। लेकिन उस चिंतन मनन के पहले उसने क्या किया था, उस समस्यागत परिस्थिति के प्रत्येक उद्दीपक का समग्र प्रत्यक्षण किया था। अच्छा, उस समग्र प्रत्यक्षण किया, और उस करने के बाद हुआ क्या, वो सारे उद्दीपक कहां पहुंच गए, उसके एनालिसिस यूनिट, यानी उसके बुद्धि के अंतर्गत, उसके बौद्धिक क्षेत्र में पहुंच गए, जहां उसकी बुद्धि वही करेगी जो वह करती है। तो बुद्धि क्या करने में सक्षम होती है, तार्किक चिंतन करने में, विश्लेषण करने में। तो वही कार्य वो करना प्रारंभ कर दिया। और अचानक से क्या हुआ, उस विचार विश्लेषण की प्रक्रिया में स्वस्फूर्त ढंग से उसके अंदर एक आइडिया आया, और वो तुरंत उठा और क्या किया, इन बॉक्सों के एक के ऊपर एक रखा, और उसके ऊपर चढ़ के क्या किया, केले को प्राप्त कर लिया। तो इस पूरी की पूरे प्रयोग में आपने क्या देखा कि प्रारंभ में उसने क्या किया, इन केलों को प्राप्त करने के लिए उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना प्रारंभ किया। उसके बाद जब उसको नहीं प्राप्त कर पाया तो उसने समझा कि ये परिस्थिति क्या है, बहुत ही कठिन है, यहाँ तक पहुँचना कठिन है। तो वो थक हार कर क्या करना शुरू किया, तब वो चीज़ों के विषय में देखना शुरू किया कि और क्या क्या चीज़ें हैं उपलब्ध जिनकी सहायता से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों को देखकर उसने उसका क्या किया, समग्र प्रत्यक्षण किया। समग्र मतलब संपूर्ण परिस्थिति का, प्रत्यक्षण का मतलब क्या होता है, संवेदनाओं को अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया प्रत्यक्षण कहलाती है। संवेदनाओं को अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया प्रत्यक्षण कहलाती है। प्रत्यक्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परसेप्शन। यानी कि यह प्रत्यक्षण कहां से प्रारंभ हुआ होगा, संवेदनाओं से। संवेदना क्या होती है, जैसे दृष्टि, यानी हम आंखों के द्वारा अगर किसी चीज को देख रहे हैं, यानी किसी उद्दीपक को देख रहे हैं, तो जिसको देख रहे हैं वो उद्दीपक, और उस सूचना को जो प्राप्त कर रहा है हमारी वो ज्ञान इंद्रिय या दृष्टि जो प्राप्त कर रही है, उसे हम कहेंगे दृष्टि संवेदना। यानी कि उस उद्दीपक की जो सूचना होती है वो संवेदना होती है, सेंसेशन। अब उस सूचना को वो दृश्य इंद्रिय क्या करती है, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां क्या होती है, ज्ञान का द्वार होती हैं, तो उस ज्ञान को कहां पहुंचा रही है, उस द्वार से घुसकर सूचना कहां पहुंचती है, बौद्धिक संरचना के पास। अब वो सूचना जो बाहर थी वो कहां पहुंच गई है, उस चिंपैंजी के बौद्धिक संरचना में। अब उसकी बुद्धि क्या करेगी, उन तमाम उद्दीपकों को जब अंदर पहुंचा दिया गया ज्ञान इंद्रियों की सहायता से, तो उन सभी चीजों के बीच, केले और ये दो बॉक्सों के बीच वो क्या करेगी, सबसे पहले तो उनकी पहचान करेगा कि ये है क्या, तो केला है और दो बॉक्स है। फिर इन तीनों के बीच वो संबंध स्थापित करती है, और इसी संबंध स्थापित करने के बाद विचार विश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और इसी विचार विश्लेषण की प्रक्रिया में उसके अंदर अचानक से एक सूझ उत्पन्न होता है। आप कह सकते हैं एक आइडिया उत्पन्न होता है, और वो उठता है और एक के ऊपर एक बॉक्सों को रखकर उस पर चढ़कर क्या करता है, केले को आसानी से प्राप्त कर लेता है। यानी कि यहां पर वह अधिगम को प्राप्त कर चुका है। इसी को समझाने का पूरा प्रयास कोहलर ने अपने इस सिद्धांत में किया है। अब हम इन सारे
चीज़ों के बताए गए उदाहरणों को अपने मन मस्तिष्क में रखे रहिएगा, ताकि हम आगे जो जो चीज़ें आपको बताएंगे उनको समझने में आपको यही उदाहरण क्या करेंगे, बहुत अधिक सहायता देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। अभी तक हमने जाना कि कोहलर क्या है, एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं, और उस गेस्टाल्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समग्र अथवा पूर्ण। और गेस्टाल्टवाद जो ये कहाँ का शब्द है, तो जर्मन भाषा का शब्द है। तो अगर ये जर्मन भाषा का शब्द है, कोहलर ने इसका प्रयोग किया, तो कोहलर भी कहाँ के मनोवैज्ञानिक रहे होंगे, तो ये भी जर्मनी के ही थे। ठीक, तो कोहलर एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे जिनकी विचारधारा का नाम क्या था, गेस्टाल्ट। अब गेस्टाल्टवाद में क्या कोहलर अकेले मनोवैज्ञानिक थे, तो नहीं। इस गेस्टाल्टवाद में कुल मिला के 4 मनोवैज्ञानिक आते हैं। पहला नाम तो चलो इन्हीं का लिख लेते हैं, कोहलर जिन्होंने अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत दिया है। दूसरे मनोवैज्ञानिक का क्या नाम है, कोफ्का। तीसरे वर्थीमर या वर्दाइमर भी लिखा होता है बहुत जगह, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, वर्दीमर भी लिखा होगा, वर्थीमर भी लिखा होगा, वर्दाइमर भी लिखा होगा, अधिकांशतः वर्दाइमर शब्द का प्रयोग किया जाता है, वर्दाइमर। और चौथे कौन है, लेविन, कर्ट लेविन या लेविन लिख देते हैं सिर्फ। तो इस प्रकार से गेस्टाल्टवाद जो जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समग्र अथवा पूर्ण, उसमें कुल कितने मनोवैज्ञानिक हैं, 4, कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर और लेविन। इन चारों में से इस सिद्धांत को देने वाले कौन है, तो कोहलर। और इस विचारधारा का जनक कौन है, कोहलर नहीं है, उस विचारधारा के जनक कौन है, वर्दाइमर। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गेस्टाल्टवादी विचारधारा के जनक किसे माना जाएगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, वर्दाइमर या वर्थीमर। यहां तक कि ये आपको समझ में आ गई। कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत दिया। इस गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत कुल कितने मनोवैज्ञानिक आते हैं, 4, कोहलर, कोफ्का, वर्थीमर और लेविन। इस विचारधारा के जनक किसे माना जाता है, वर्थीमर को। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो गेस्टाल्ट जिसका अर्थ क्या था, समग्र अथवा पूर्ण। ठीक, इस समग्र अथवा पूर्ण से हमने क्या कहा आपसे कि इसमें समग्र प्रत्यक्षण किया जाता है। यहां तक हम आपको बता चुके हैं। चलिए, नाम क्या है इसका, अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम का प्रारंभ ही कहां से होगा, अंतर्दृष्टि से। अंतर्दृष्टि का मतलब एक हमारे अंदर दृष्टि है, वहीं से वो दृष्टि देखेगी परिस्थिति को और क्या करेगी, एक समस्या का समाधान करेगी। तो अगर वो अंदर से देख रही है तो सबसे पहले समस्या को कहां पहुंचना पड़ेगा, अंदर पहुंचना पड़ेगा। अंदर कौन पहुंचाएगा, उसकी ज्ञानेंद्रियां पहुंचाएंगी। जैसे यहां पे सुल्तान की कौन सी ज्ञानेंद्री, उसकी दृश्य इंद्री। जो आंखें हैं उसने क्या किया था, इन सभी उद्दीपकों का समग्र प्रत्यक्ष, समग्र प्रत्यक्ष मतलब उस समस्या के परिस्थिति के सभी उद्दीपकों का प्रत्यक्षण कर लिया उसने। और प्रत्यक्षण करने की प्रक्रिया में उसने क्या किया, सभी को उसकी बौद्धिक संरचना तक पहुंचा दिया। अब उस बौद्धिक संरचना में केला और वो जो बॉक्स था वो पहुंच चुके हैं। अब वो ये क्या है, उसका बौद्धिक संरचना है मान लीजिए। इस बौद्धिक संरचना के अंदर जब ये तीनों चीजें, 2 बॉक्स और केले का वो जो गुच्छा ऊपर लटका हुआ था, इस तीनों पहुंच गए। अब क्या हो रहा है, अब विचार विश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। उस विचार विश्लेषण की प्रक्रिया में किसके किसके बीच विचार मंथन हो रहा है, केले के और उन 2 बॉक्सों के बीच में। उस विचार विश्लेषण की प्रक्रिया को कोहलर ने एक नाम दिया, मानसिक उद्वेलन। जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, यही विचार विश्लेषण की प्रक्रिया जो विभिन्न उद्दीपकों के बीच संबंध स्थापित करती है और उनके बीच क्या करता है, एक तुलनात्मक संबंध स्थापित करने के साथ विचार करता है, या कह सकते हैं विश्लेषण करता है। विश्लेषण समझते हैं, विश्लेषण मतलब एनालिसिस करना। आप देखते हैं जब आप कुछ सोच रहे होते हैं तो आपका यहाँ दिमाग क्या आता है, कहते हैं ना बहुत दिमाग खराब है, एकदम दिमाग गर्म हो गया सोचते सोचते। मतलब आप जब विचार विश्लेषण करते हैं तो एक प्रक्रिया होती है लगातार, जिसके कारण आप कहते हैं कि हमारा दिमाग बहुत गर्म हो गया है।
ठीक इसका आप एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से अगर आपको किसी चीज को मथना हो, जैसे मान लीजिए कि आपको लस्सी मथनी है, आपको एक बेहतरीन लस्सी बनानी है, या मान लीजिए कि आप घर पे हैं और आपको मक्खन निकालना है, तो आप क्या करते हैं, आप दही के उस भगोने को उठाते हैं और उससे उस चीज में डालते हैं जिसको मथने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई ऐसा बर्तन जिसमें आप मथना चाहते हैं तो उस चीज को पूरा उसमें डालते हैं, डालने के बाद मथनी इसमें लगाते हैं और मथना प्रारंभ करते हैं। तो जो मथने वाला जो मथनी है वो समझिए आपकी बुद्धि है, और जो वो दही हमने अंदर डाली है या जो दूध को अंदर हमने डाला है वो क्या है, वो अन्य उद्दीपक है। अब हम क्या करते हैं, उस मथनी को चलाना प्रारंभ करते हैं, यानी कि मथनी मतलब आपकी बुद्धि। अब बुद्धि क्या कर रही है, उस बर्तन में पड़े हुए उस दूध को मथना या उस दही को मथना प्रारंभ कर रही है। और उस मथने की प्रक्रिया में घर्षण उत्पन्न होता है, उस घर्षण के परिणाम स्वरूप अचानक से क्या होता है, मक्खन दिखने शुरू हो जाते हैं। और वो मक्खन कब बाहर आएंगे उसका अंदाजा मथने वाले को भी नहीं होता, अचानक से वो चीजें आती हैं। तो जब अचानक से वो चीजें, जब हमको कोई चीज मिल जाती है तो हम क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। तो उसी प्रक्रिया में यहां भी आप देखिए सेम वही प्रक्रिया होती है। सबसे पहले इन सभी समस्यागत परिस्थितियों को प्रत्यक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत सुल्तान ने कहां पहुंचा दिया, बौद्धिक संरचना में। अब बौद्धिक संरचना में उसकी बुद्धि ने सबको रिकॉग्नाइज किया, उनके बीच संबंध स्थापित किया, विचार विश्लेषण की प्रक्रिया को अपनाया। उस विचार विश्लेषण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मानसिक उद्दीलन या ब्रेनस्टॉर्मिंग। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या रहा, खूब मथा जा रहा है उसको। अब मथन या विचार मंथन, विचार मंथन हो रहा है। उस विचार मंथन की प्रक्रिया में क्या होता है, स्वस्फूर्त ढंग से अचानक से क्या होता है, एक सूझ उत्पन्न होती है, और उस सूझ या उस आइडिया के द्वारा क्या होता है, समस्या का समाधान होता है। यानी कि इस प्रकार के अधिगम में सबसे मुख्य जोर क्या देना है या क्या उत्पन्न करना है, सूझ उत्पन्न करना है। तो कोहलर ने कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार सूझ की उत्पत्ति की क्षमता को ही विकसित करना अथवा पुरानी सूझ में परिमार्जन करना ही क्या होता है, अधिगम होता है। और ये सूझ की उत्पत्ति कैसे होती है, स्वस्फूर्त ढंग से होती है। तो अगर देखा जाए कि इस पूरी सिद्धांत को अगर एक लाइन में, एक सेंटेंस में या एक पैरे में आपको बोलना हो तो कैसे बोलेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में या अधिगम की प्रक्रिया में अधिगम करता सर्वप्रथम संपूर्ण परिस्थिति का समग्र प्रत्यक्षण करता है। तत्पश्चात उन सभी उद्दीपकों के मध्य में संबंध स्थापित करते हुए विचार विश्लेषण करता है, और विचार विश्लेषण की इस प्रक्रिया में स्वस्फूर्त ढंग से सूझ की उत्पत्ति होती है। इसी सूझ की क्षमता को विकसित करना अथवा पुरानी सूझ में परिमार्जन करना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको हम लिख भी देते हैं, आपको देख लीजिए। तो कोहलर ने क्या कहा अपने सिद्धांत में, देखिए, अधिगम परिस्थिति में अधिगम करता सर्वप्रथम परिस्थिति का समग्र प्रत्यक्षण करता है। तत्पश्चात आफ्टर दैट सभी उद्दीपकों के मध्य संबंध स्थापित करते हुए विचार विश्लेषण, जिसे मानसिक उद्वेलन कहते हैं की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसी विचार मंथन की प्रक्रिया में स्वस्फूर्त ढंग से, स्वस्फूर्तता से अपने आप, स्वस्फूर्त ढंग से सूझ की उत्पत्ति होती है। इसी सूझ की क्षमता विकसित करना अथवा पूर्व की सूझ में परिमार्जन करना ही क्या है, अधिगम है। यानी अपने सिद्धांत में उन्होंने क्या क्या चीजें कहा है कि सबसे पहले क्या होगा, अधिगम करता समग्र प्रत्यक्षण करेगा। यानी कि इनके सिद्धांत की सबसे बड़ी शर्त यही है कि अगर आप सूझ द्वारा अधिगम करना चाहते हैं तो समस्यात्मक परिस्थिति का क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समग्र प्रत्यक्षण। यदि अधिगम की प्रक्रिया में प्रत्यक्षण की प्रक्रिया जब अपना रहे हैं आप, और उस चक्कर में आपने अगर किसी एक उद्दीपक का भी अगर प्रत्यक्षण नहीं किया या उस प्रत्यक्षण के दायरे में कोई उद्दीपक छूट जा रहा है, तो समझिए कि भी सूझ द्वारा सीखना नहीं होगा, फिर वो सीखना कहा जाएगा प्रयास और त्रुटि के द्वारा। ये इसकी सबसे बड़ी शर्त है। तो समग्र प्रत्यक्षण करता है, तत्पश्चात संबंध स्थापित, मतलब समग्र प्रत्यक्षण के बाद वो जिन जिन उद्दीपकों को चिन्हित करता है या जिन जिन उद्दीपकों की पहचान करता है, उन उद्दीपकों के बीच क्या करता है, संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। जैसे स्केले बॉक्सेस के बीच में संबंध स्थापित किया, और उसके बाद उसने क्या किया, विचार विश्लेषण
की प्रक्रिया, जिसे उसने क्या नाम दिया, मानसिक उद्वेलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है इसी विचार मंथन की प्रक्रिया में। वही जो वो संबंध स्थापित करके क्या कर रहा है, उनके बीच विचार कर रहा है। विचार मंथन की प्रक्रिया में स्वस्फूर्त मतलब क्या होता है, स्वस्फूर्त का मतलब होता है अपने से, मतलब इसमें और किसी की कोई भी महत्व नहीं है, कह सकते हैं, किसी की कोई उपयोगिता नहीं है। अभी उस पर चर्चा करेंगे स्वस्फूर्त से क्या आशय है। स्वतः ही क्या होता है, सूझ की उत्पत्ति होती है। फिर कहा इसी सूझ की क्षमता को विकसित करना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो यहां पर दो चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज है समग्र प्रत्यक्षण, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है, विचार मंथन, जिसमें उन सभी उद्दीपकों के बीच क्या करता है, वो संबंध भी स्थापित करता है। स्क्रीनशॉट लीजिए पूरे सिद्धांत का। हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहली बात यह ध्यान रखनी है कि उन्होंने क्या कहा था कि स्वस्फूर्त ढंग से, उन्होंने कहा स्वस्फूर्त ढंग से किसकी उत्पत्ति होगी, सूझ की उत्पत्ति होगी। इनके कहने का मतलब यह था कि विचार मंथन की प्रक्रिया में सूझ जो है वो स्वस्फूर्त ढंग से अपने ही आप क्या होता है, वो आपके सामने आएगा और उससे क्या होगा, समस्या का समाधान होगा। तो जैसे एक आइडिया जो होती है जो स्वस्फूर्त अपने आप अचानक से आपके सामने आ जाती है, तो क्या होता है, उस चीज को देखकर आप बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया था ना कि हम उसको क्या करते हैं, मथ रहे होते हैं, और मथते मथते हम क्या करते हैं, उस पर घर्षण पैदा करते हैं। फिजिक्स वाले जानते हैं कि घर्षण के द्वारा ही वो सारे कार्य होते हैं। तो हम ऐसे मथते क्यों बार बार ऐसे ऐसे, ताकि उस दही के अंतर्गत, उस मट्ठे के अंदर क्या हो, एक घर्षण उत्पन्न हो। उस घर्षण की प्रक्रिया का एक चरम बिंदु आता है जहां पे क्या होता है, मक्खन उससे अलग हो जाता है। तो वो कब अलग होगा ये मथने वाले को भी नहीं पता होता है, लेकिन अब उसको देखकर क्या होता है, चूंकि हमको पता नहीं कब निकलेगा, जब आता तो हमको खुशी दे जाता, अरे चला मक्खन निकल गया। तो इसका मतलब क्या था, उस चीज को देखकर हम खुश हो जाते। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ विचार विश्लेषण की एक प्रक्रिया चल रही है और अचानक से क्या होता है, उसमें हमें उस समस्या का समाधान सूझ के रूप में मिल जाता है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। उस खुशी के उस अनुभव को गेस्टाल्टवादियों ने, या कह सकते हैं कोहलर ने क्या नाम दिया, आहा फीलिंग। नाम सुना होगा, आहा अनुभव। आहा अनुभव का संबंध किससे, वही जब सूझ उत्पन्न होता है अचानक से तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, आहा अनुभव, आहा फीलिंग। ठीक, तो आहा फीलिंग का संबंध किस सिद्धांत से है, तो इसी सिद्धांत से। अब क्या हुआ यहाँ पे स्वस्फूर्त, स्वस्फूर्त से कहने का मतलब यह है कि इसकी उत्पत्ति को और कोई कारक प्रभावित नहीं करता है, जबकि ऐसा वास्तविकता में है नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक ही समस्या है जो दो लोग फेस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम एक शिक्षक हैं और हम एक शिक्षक के रूप में किसी को पढ़ाते हुए देखकर उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो दो लोग, मान लीजिए मेरे साथ एक और है जो शिक्षक नहीं, किसी और प्रोफेशन से जुड़े हैं, और वो किसी के टीचिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या कमियां हैं इसमें। तो उस विचार विश्लेषण की प्रक्रिया तो हम भी अपनाएंगे और ये भी अपनाएंगे जो हमारे साथ होंगे। वो कह रहा है कि सर हमारे पढ़ाने में कोई त्रुटि है, कैसे समाधान करें इसका। तो एक वो है मेरे रूप में जिसका पढ़ाने का अनुभव कुछ है, और एक वो है जिसका पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं है। तो हम दोनों अगर मिलकर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी समस्या का समाधान सबसे पहले कौन कर लेगा, मैं कर लूंगा या जो मेरे साथ वाला जो किसी और क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो निश्चय ही आपका भी आंसर ये होगा कि वो जिसका शिक्षण में कुछ अनुभव है वो बेहतर तरीके से उसका समाधान कर सकता है। अगर घर पे बारिश के मौसम में आपके दरवाजे नहीं सही से खुल रहे हैं, जाते जाते फर्श को टच कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, हम भी वो छीनी हथौड़ी लेकर घर पे जुड़ जाते हैं कि कुछ करें, नीचे चला तो ऊपर उठा दे, नीचे उठा दे। दिन भर की प्रक्रिया आजमाने के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है कि अभी भी दरवाजा नीचे फर्श को टच करता ही करता है। लेकिन जब बढ़ई को बुला के लाते हैं तो बढ़ई क्या करता है, बढ़ई आता है, उसको देखता है और तुरंत 10-5 मिनट के अंतर्गत कहीं कोई खील ठोकेगा, कहीं कुछ लकड़ी ठोक देगा, और क्या होगा, आपका दरवाजा एकदम अच्छा हो जाता है। तो विचार मंथन की प्रक्रिया आपने भी, समग्र प्रत्यक्षण आपने भी किया, लेकिन समाधान किसमें जल्दी आया, उसमें जल्दी आया जिसका अनुभव रहा है। तो उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अनुभव उस बढ़ई का था, न कि आपका था, इसीलिए उसमें सूझ जल्दी आई और आप में देर में। हमारी गाड़ी चलते चलते रुक जाती है तो हम भी बहुत दिमाग लगाते हैं, प्लग साफ करते हैं, ये करते हैं, वो सब कुछ करके जब हार जाते हैं तब मिस्त्री के पास जाते हैं। तो मैकेनिक क्या करता है, वो देखता है, एक बार स्टार्ट करके नहीं होता तो समझ आता है गलती कहाँ है। क्यों जानते हैं, क्योंकि उसका अनुभव उस क्षेत्र में ज्यादा है। यानी कि एक बात तो पक्का है
कि समग्र प्रत्यक्षण मात्र से ही सूझ की उत्पत्ति नहीं होने वाली होती है। उस विचार विश्लेषण की प्रक्रिया जो समग्र प्रत्यक्षण के बाद स्टार्ट होती है, उसको हमारा पूर्ण अनुभव, हमारा जो पूर्ण ज्ञान है, हमारे जो पूर्व के अभ्यास रहे हैं, वो सारी चीज, इतना तक कि अधिगम की परिस्थिति भी, कि अधिगम की परिस्थिति मतलब क्या, कि समस्या को किस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, सूझ की उत्पत्ति को प्रभावित करती हैं। जैसा कि आपने उदाहरणों में भी समझा, उस बढ़ई के उदाहरण में, उस शिक्षक के उदाहरण में, कि सूझ उसमें जल्दी आई जिसका पूर्व का अनुभव रहा है। तो उन्होंने जो अपने सिद्धांत में स्वस्फूर्त शब्द का प्रयोग किया था, बाद में उनको सुधार करना पड़ा कि सूझ की उत्पत्ति स्वस्फूर्त ढंग से न होकर उसको कौन कौन प्रभावित करता है, पूर्व अनुभव भी प्रभावित करता है, पूर्व ज्ञान भी प्रभावित करता है, प्लस समस्या प्रस्तुति का जो तरीका है वो भी प्रभावित करता है। यानी कि वो स्वस्फूर्त नहीं होता, बल्कि उसको अन्य कारक भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सूझ का सिद्धांत जब कोहलर ने सबसे पहले दिया तो उसमें क्या गलती थी, यही है शब्द। बाद में उन्होंने संशोधन करते हुए क्या कहा कि सूझ की उत्पत्ति को अन्य कारक भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इस क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे और ये देख रहे हैं और कोई घटक जो इसमें नोट किया जा सकता है, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। सिद्धांत तो हो गया, तो इस सिद्धांत से और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। तो शर्त, वो कौन सी शर्त है जिसको फुलफिल करने के बाद आप इस सिद्धांत के अनुसार सीख सकते हैं। तो सबसे पहली शर्त क्या आ जाएगी, समग्र प्रत्यक्षण। इसकी एकमात्र शर्त है समग्र प्रत्यक्षण। अगर आप समग्र प्रत्यक्षण नहीं करते हैं या समग्र प्रत्यक्षण करते हैं और कोइंसिडेंट या कह सकते हैं इंसिडेंटली कोई घटक छूट जाता है प्रत्यक्षण से, तो वो सीखना क्या होगा, सूझ द्वारा सीखना ना होकर क्या हो जाएगा, वो प्रयास और त्रुटि के द्वारा हो जाएगा। अब हमने अपने प्रयोग के प्रारंभ में जब हमने ये लेक्चर शुरू किया था, उसी समय आपको यहाँ कुछ बातें बताई थी। हमने कहा था कि जब इस सुल्तान नामक चिंपैंजी ने इस केले को देखा तो शुरू में ही उसने विचार विश्लेषण करना प्रारंभ नहीं किया। वो क्या कर रहा था, वो केले को प्राप्त करने के लिए कूदना प्रारंभ कर रहा था। तो फिर उसने सोचना कब प्रारंभ किया, जब वो हार गया कि मेरे बस का नहीं है, तब उसने सोचना प्रारंभ किया। तो प्रयोग में ये तथ्य में क्या बताता है, ये तथ्य में बताता है, दूसरा बिंदु नोट करिए। दूसरा बिंदु क्या है, वो बता रहा होता है कि अपेक्षाकृत जटिल परिस्थितियों में सूझ द्वारा सीखना अधिक घटित होता है। किसकी अपेक्षा के, सरल परिस्थितियों, मतलब कि सरल परिस्थितियों में सूझ द्वारा सीखना जल्दी घटित नहीं होगा। जटिल परिस्थितियां रहेंगी तो क्या होगा, उसमें सूझ द्वारा सीखने की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, अब जो सुल्तान जो है इतना जद्दोजहद करके उस केले को प्राप्त करना सीखा, तो क्या लगता है आपको कि जो ये सीखा है उसने जद्दोजहद, इस ज्ञान का प्रयोग वो अन्य कौशलों में करेगा कि नहीं? अरे एकदम लर्निंग बाय डूइंग किया उसने, कर करके बेचारे ने सीखा है। तो क्या होगा, अब ये चीजें उसको भूलेंगे नहीं, इसकी एक एक बारीकियां उसको अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। अब वो जब कोई नया काम भी करने के लिए जाएगा तो इसी सूझ का इस्तेमाल करेगा। तो यहां पे तीसरा बिंदु हमें क्या याद करना है कि सूझ द्वारा सीखने का स्थानांतरण या अंतरण भी बोल सकते हैं, अंतरण अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात अगर दो लोग हैं और दोनों लोग एक ही समस्या को फेस करके लर्निंग कर रहे हैं, एक ने प्रयास और त्रुटि के द्वारा सीखा है और दूसरे ने सूझ द्वारा सीखा है, तो उस ज्ञान का वो आगे चलकर किसी और परिस्थिति में कितना बेहतर प्रयोग कर सकते हैं, उसमें प्रयास और त्रुटि वाला उतना बेहतर प्रयोग नहीं कर पाएगा जितना बेहतर प्रयोग कौन कर सकता है, सूझ द्वारा जिसने सीखा है वो। इसलिए कहा कि सूझ द्वारा जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं वो हमारे नवीन ज्ञान की प्राप्ति में भी क्या करता है, हमारा अधिक सहयोग करता है। इसे लिखा गया कि सूझ द्वारा सीखना या सीखने में और स्थानांतरण या अधिगम अपेक्षाकृत अधिक होता है।
स्थानांतरण या अंतरण क्या होता है? अपेक्षाकृत यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किस कंडीशन में ज्यादा होगी? सूझ द्वारा सीखने में ज्यादा होगी। अपेक्षाकृत किसके? ट्रायल एंड एरर और व्यवहारवादी सिद्धांतों की अपेक्षा। ठीक है, चलिए, तो इस पूरे प्रयोग में हमने कोहलर को जाना। वो किस मनोवैज्ञानिक, कौन से मनोवैज्ञानिक है कोहलर? है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तो कोहलर ने दिया अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत को किसने दिया? कोहलर ने, जो कि ये क्या थे? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। और गेस्टाल्टवादी का अर्थ क्या होता है? समग्र या पूर्ण। इसी कारण इस सिद्धांत का एक और नाम पड़ेगा। एक नाम तो है अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका? समग्र सिद्धांत, समग्र या पूर्णाकार सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत। तो क्या क्या हो गया? अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत। चूंकि इनकी विचारधारा का नाम क्या था? गेस्टाल्ट, तो गेस्टाल्ट सिद्धांत। इन नामों से भी हम क्या है? इन सिद्धांत को जानते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत कोहलर जिस विचारधारा, उसका नाम था गेस्टाल्टवादी। इस गेस्टाल्टवादी विचारधारा में कितने लोग थे? कुल मिला के 4। कौन कौन थे? खुद कोहलर थे, कोफका थे, वर्थिमर थे, और कौन थे? लेविन थे। तो कुल 4 मनोवैज्ञानिक थे। सिद्धांत आपको समझ में आ गया। समग्र प्रत्यक्षण क्या होता है? प्रत्यक्षण से क्या आशा होता है? प्रत्यक्षण से आशा होता है कि प्रत्यक्षण वह प्रक्रिया है जो किसी संवेदना को अर्थ प्रदान करती है, या संवेदनाओं को अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया ही प्रत्यक्षण कहलाती है, जिसका प्रारंभ कहां से होता है? उद्दीपक से, और अंत कहां से होता है? क्रिया से। जैसे कि मान लीजिए आप क्लासरूम में स्टडी कर रहे हैं, अचानक से आपके टीचर आते हैं, तो आपने टीचर को देखा, तो वो एक टीचर क्या है? एक उद्दीपक है। अब वह संवेदना क्या हुई? उस उद्दीपक से एक संवेदना निकली जो आपकी आंखों के माध्यम से कहां पहुंची? आपकी बौद्धिक संरचना में। तो वहां से वो संवेदना कहां पहुंच गई? बौद्धिक संरचना में। अब आपकी बुद्धि ने उन्हें अर्थ प्रदान किया कि ये क्या है? आपके टीचर है। तो यहां तक प्रत्यक्षण हो रहा है। उसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? एक निष्कर्ष निकला, और क्या हुआ? आप खड़े हो गए। तो जो ही आपने खड़े होने का डिसीजन लिया, वहीं जाकर क्या होता है? प्रत्यक्षण रुक जाता है। यानी कि प्रत्यक्षण प्रारंभ हुआ उद्दीपक से। जो एक प्रत्यक्षण क्रिया है वो कहां से प्रारंभ होती है? उद्दीपक से प्रारंभ होती है, और कहां जाके रुक जाती है? क्रिया से। वो क्रिया दोनों हो सकती है। वो क्रिया शारीरिक भी हो सकती है, और वो क्रिया क्या हो सकती है? मानसिक भी हो सकती है। ठीक है, तो प्रत्यक्षण वह क्रिया है जो दीपक से प्रारंभ होती है और क्रिया पर आकर समाप्त हो जाती है। तो कितना समय लगता होगा प्रत्यक्षण करने? बहुत कम, माइक्रो सेकेंडों का समय लगता है। माइक्रो सेकेंड लगते हैं इसके अंतर्गत, यानी बहुत ही कम। और जिस कह सकते नहीं सर ज्यादा लगती है, तो जिसमें प्रत्यक्षण अधिक समय तक होता है, समझिए उनकी बुद्धि क्या है? कम है। क्योंकि उनकी बुद्धि क्या है? ठीक ढंग से एनालिसिस नहीं कर पा रही है, कर पा भी रही है तो धीरे धीरे कर रही है। तो जिसकी बुद्धि धीरे धीरे एनालिसिस या विचार मंथन करेगी, तो पक्का क्या है? पक्का उनकी बुद्धि क्या है? वो धीरे कार्य करेगी। उनका आईक्यू लेवल क्या है? वो वीक है। तो समग्र प्रत्यक्षण संवेदनाओं को अर्थ प्रदान करने की एक प्रक्रिया है, जिसका प्रारंभ उद्दीपक से होता है और अंत कहां पे होता है? क्रिया से। इसमें बहुत ही कम समय लगता है। जिसमें ज्यादा समय लगेगा क्या है? वो बुद्धिहीन है, या उसका आईक्यू लेवल क्या है? बहुत ही कम है। तो इस प्रकार से आज हमने एक विस्तार पूर्वक समझा किसका? अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। इस पूरे सिद्धांत में हमने जितनी महत्वपूर्ण चीजें थे, नाम क्या था उसका, किस द्वीप समूह पे हुआ था, और क्या निष्कर्ष निकला, क्या संशोधन करना पड़ा, सबके विषय में आपसे एकदम चर्चा की है। और अपने आज तक की वीडियो में हमने आपको 4 सिद्धांतों का स्पष्ट समझा। जिन लोगों ने, इनका यह पहला ही वीडियो है, वो पीछे जाके लिंक में पीछे के 3 वीडियो को, जिसमें अधिगम के 3 सिद्धांतों का हमने पढ़ाया हुआ है, आपके साथ डिस्कस किया है, देख सकते हैं। अगर कोई समस्या हो तो हमें निश्चित रूप से आप कमेंट के माध्यम से सूचित कराएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और औरों तक इसको पहुंचाने के लिए शेयर करें। धन्यवाद।